चलो स्टार्ट करें। चलो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीएमए फाइनल एससीएम है पेपर 16, उसके अंदर में जो एकमात्र थ्योरी क्वेश्चन आता है पूरे पेपर के अंदर में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जनरली वो पेपर वो जनरली किस क्वेश्चन नंबर के संग में आता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के संग में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए रहता है थ्योरी, और जो दूसरा पार्ट रहता है वो रहता है आइदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जेट या थ्रूपुट में से एक। तो जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो एबीसी जेट थ्रूपुट करना है, उसके अंदर में भी हाई चांसेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रहता है या थ्रूपुट का। उसके संग में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, और पिछला 6 टर्म में जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर में 3 ही क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आ रहा है, जिनके 3। तो जो पहला 3 थ्योरी हम लोग वो 3 थ्योरी उसको सल्टा लेंगे, हाई चांस है वही वापस से रिपीट हो जाए। बट उसके बावजूद इसके अलावा भी हम लोग 7-8 थ्योरी और करेंगे कि बाई चांस वो नहीं भी आए तब भी एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन है हमारा किया हुआ रहे। पर एक चीज फिक्स है उस चैप्टर से, वो जो क्वेश्चन आता है वो फिक्स है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला चैप्टर है टीक्यूएम, हमेशा थ्योरी उससे पूछ रहा है। चलो डन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसके बाद भी थ्योरी तो है पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर पढ़ के सब जाएंगे, और ज्यादा नहीं 10 तो थ्योरी है, करते हैं फटाफट। चलो हमारा पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, व्हाट आर द फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। अब फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस के एग्जाम में कह बोलते हैं मेंशन इन 5 फेजेस, कुल मिला के 7 फेज होता है। हम लोग ट्राई करेंगे 7 का याद रखने का, कि एग्जाम में 7 मार्क का है, 7 हेडिंग आना चाहिए, अंदर का अपने वर्ड में लिखो, कुछ कीवर्ड्स के साथ चलेगा। पर ये जानने के पहले सबसे पहले मेरे को समझना है वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अब देखो वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रहेगा, मान लो कोई भी एक डिपार्टमेंट है या प्रोसेस है या प्रोडक्ट है या सर्विस, उसमें खर्चा लग रहा है, तो जो खर्चा लग रहा है ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वैसे कॉस्ट को कंट्रोल हो या रिड्यूस करना। तो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन को करने के लिए बहुत सारी टेक्निक है, जिसमें वन ऑफ द टेक्निक का नाम क्या है, वैल्यू एनालिसिस। अब वैल्यू एनालिसिस में बड़ा साइंटिफिक तरीका से हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, जो भी मेरा खर्चा लग रहा है वो खर्चा को हम कैसे कम कर सकता है विदाउट इंपेयरिंग क्वालिटी, यानी क्वालिटी बरकरार रहे या उससे बेटर रहे पर खर्चा कम हो जाए। तो उस तरह के एनालिसिस को जो हम लोग करते हैं उसका नाम होता है वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस, अब जो वहां पे जो मार्क किया हाईलाइट करें वो सब कीवर्ड्स को याद रखना, और हेडिंग वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना। वैल्यू एनालिसिस क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। पहला इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इस तरीका से बनाने का ट्राई करेंगे जिसके द्वारा कॉस्ट मिनिमम हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी या परफॉर्मेंस, यानी कॉस्ट हो जाए कम पर क्वालिटी या परफॉर्मेंस या रिलायबिलिटी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यानी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। उस तरह की टेक्निक का नाम क्या है, वैल्यू एनालिसिस। अब वैल्यू एनालिसिस करने के लिए कोई भी प्रोसेस का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, जिसके लिए 7 फेजेस है, और 7 इसी ऑर्डर में चलता है। सबसे पहला होता है ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन नाम खुद बता रहे हैं, ओरिजिन, यानी पहले आइडेंटिफाई कर किस प्रोसेस या किस डिपार्टमेंट या किस प्रोडक्ट के कॉस्ट को मेरे को रिड्यूस या कंट्रोल करना है। तो पहला मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को, ओरिजिनेशन मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हाँ, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट जिसका मुझे वैल्यू एनालिसिस करना है। तो ओरिजिनेशन में सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसका मुझे कॉस्ट कंट्रोल रिड्यूस करना है, और बाद में एक टीम मेंबर बनाया जाएगा, टीम बनाया जाएगा जो लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे काम करने वाले हैं। तो पहला आइडेंटिफाई करो कौन सा प्रोजेक्ट है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट टीम बनाया जाएगा एक्सपर्ट के साथ जो इस काम को आगे करने वाला है, कि भैया ये पर्टिकुलर टास्क है जिसका मेरे को कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस करना है। अब एक और ओरिजिनेशन हो गया, अब भाई टीम को बोल दिया भाई तेरे को खर्चा कम करना है, वो कैसे करेगा, उसके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया खर्चा लग क्या क्या रहा है, तभी तो कम करने का सोचेगा। तो एक बार ओरिजिनेशन आइडिया माइंड में आया, उसके बाद इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। तो अगला आता है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करेगा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बीडीए में पढ़े थे ना, डेटा है, पर जो सेंसिबल डेटा है वो होता है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन के अंदर में क्या चीज लिखने वाला है कि भैया जो भी प्रोसेस है या डिपार्टमेंट है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या, इसका ड्राइंग्स क्या, ड्राइंग्स मतलब मैप, ड्राइंग, डिजाइन, वो सब क्या, क्या मटेरियल यूज होता है, क्या मेथड यूज होता है, वो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया।
बाद में जानना पड़ेगा, कोशिश करेगा ये सारे के सारे कंपोनेंट में किसको पकड़े जिसका खर्चा कम करने से खर्चा भी कम होगा और क्वालिटी भी खराब नहीं होगा। तो एक और इंफॉर्मेशन आया इसके अंदर में, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या ड्राइंग्स, क्या मटेरियल लगा, सारा का सारा कलेक्ट किया, हर एक एलिमेंट वाइज ओरिजिनेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब एक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, इसके बाद फंक्शनल एनालिसिस करेंगे। फंक्शनल एनालिसिस, फंक्शनल मतलब हर एक फंक्शन, हर एक छोटे से छोटे एलिमेंट का एनालिसिस किया जाएगा कि भाई इसमें खर्चा क्या लगा, और हम इस चीज को इग्नोर कर दे तो मेरा क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो निकालेंगे, कितना कॉस्ट बच रहा है, कोई बेनिफिट कहीं कम तो नहीं हो रहा है। तो मेरा फंक्शनल एनालिसिस के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रोडक्ट या हर एक कंपोनेंट का क्या फंक्शन या यूज है इसको एनालाइज किए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यू इंडेक्स निकाले कैसे, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालते हुए। नाम बता रहे, कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो, कितना खर्चा कम करने पे मुझे कितना बेनिफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ऐसा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाले, जिसके अंदर में ये बेस्ट लगेगा, जिसके अंदर में बेस्ट लगेगा उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। तो पहला ओरिजिनेशन, अगला इंफॉर्मेशन, अगला फंक्शनल एनालिसिस। अब एक बार हमको आइडिया लग गया यार ये कंपोनेंट है जिसके अंदर में मुझे सही करना है, अब हम लोग लगाएंगे बुद्धि, इनोवेट करेंगे कि कैसे हम कुछ ऐसा नया टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसके द्वारा मेरा खर्चा कम हो गया पर कहीं पे जो मेरा क्वालिटी हो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल एनालिसिस के बाद इनोवेट सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। आइडेंटिफाई कर लिया इसमें कम करना, कैसे करें उसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा ना, नया मशीन को लेकर आए, पुराने वाले को रिप्लेस करे कि क्या करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जहां पे नया ऑल्टरनेटिव जनरेट होगा जिसके द्वारा रिप्लेस करेंगे या रिमूव कर देंगे एग्जिस्टिंग मद को। जो पहले से चल रहा था उसको रिप्लेस करें, मतलब उसकी जगह नहीं लेकर आए, या उसको पूरा पूरी हटा दे, जरूरत ही नहीं है, बेफालतू चल रहा है। तो ये आता है इनोवेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मेरा एसेंशियल फंक्शन है वो पुराना वाला ही अकम्प्लिश रहे या थोड़ा इंप्रूव ही हुए। यानी कॉस्ट करना उद्देश्य है, कम करना, क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। ठीक, तो OIFI चल रहा है, ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल एनालिसिस एंड इनोवेशन। डन, 4 फेज। अब एक और मेरा इनोवेशन का आइडिया लग गया है, इसके बाद हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। चलो मान लो 5-6 ऑप्शन था, सब में मैंने देखा क्या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, सब में देखा क्या इनोवेशन करना पॉसिबल है। अब बाद में सब बोलते हैं ना इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि पांचों के अंदर में सबसे अच्छा कौन सा है जिसको हम आगे टारगेट बनाएगा। टारगेट तो बना लिए पर वो कम कर पाना खर्चा पॉसिबल है या नहीं, उसका इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फीजिबिलिटी देखा जाएगा। इकोनॉमिकली पॉसिबल है ना, टेक्निकली पॉसिबल है ना। तो अगला इवैल्यूएशन में हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज करेंगे, जो सबसे प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक और टेक्निकल फीजिबिलिटी है ना, फिजिबल मतलब पॉसिबल है ना, इकोनॉमिकली पॉसिबल है ना, टेक्निकली पॉसिबल है ना। हो गया इवैल्यूएशन। अब एक बार इवैल्यूएशन हो गया, बाद में सिलेक्ट कर लिए, ये क्या है, सिलेक्ट कर लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा, सीधा बेस्ट वाले को सिलेक्ट करो और लास्ट में उसको इंप्लीमेंट कर दो। जब इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं इंप्लीमेंट करके छोड़ दिए, शुरू में जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे और असली में इंप्लीमेंटेशन के बाद ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ उस चीज को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो ताकि तुरंत हम कोई करेक्टिव एक्शन ले पाए। तो एक बार एक्चुअल यूज में चला गया, इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे, कब तक, जब तक डिजायर्ड रिजल्ट अचीव ना हो जाए। ठीक, सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी, 7 फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। एक बार हम वापस से की पॉइंट दोहराता है, वैल्यू एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन है। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कम करो विदाउट इंपेयरिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, रिलायबिलिटी या जो ये सब वर्ड, परफॉर्मेंस। अब 7 फेजेस में पहला मेरा आता है ओरिजिनेशन। वो आइडिया क्या है, किस प्रोसेस में खर्चा कम करना है, टीम मेंबर बना दिए। अब एक बार ये आया, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या मेथड है, क्या मटेरियल है, मेरा क्या क्या कंपोनेंट लगता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग्स है। अब एक बार मेरा ये हो गया, इसके बाद तीसरे वाले में फंक्शनल एनालिसिस, हर एक कंपोनेंट में कितना खर्चा बचेगा, कितना बेनिफिट आएगा, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालेंगे, वैल्यू इंडेक्स निकालेंगे।
अब एक बार हो गया, इसके सबसे क्रिएटिव स्टेप आता है इनोवेशन, जहां पे रिमूव कर दे या रिप्लेस कर दे। अब इसके अंदर में मेरा ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि एसेंशियल फंक्शन अकम्प्लिश हो या थोड़ा इंप्रूव हो। एक बार ये चार चीज हो गया, इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव बेस्ट कौन सा है, फिर देखेंगे इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी है ना। एक बार इवैल्यूएशन हो गया, बाद में सिलेक्ट करेंगे यानी चॉइस, जो बेस्ट ऑप्शन आया, लास्ट में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो एकदम मतलब एक होता है फ्लो की तरह, माइंड में आया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, फंक्शनल इनोवेशन कर दिए, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, इवैल्यूएशन किए, चॉइस, इंप्लीमेंट। एग्जाम में जनरली 5 पूछता है, पर 7 याद रहे तो 7 लिख देना। पहला क्वेश्चन डन डन। अब आता है हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन, और सही बताए तो बस सेकंड क्वेश्चन तक ही ढंग का है, तीसरा वाला तो ऑलरेडी हम लोग क्लास के दौरान प्रैक्टिकल में डिस्कस कर लिए थे। अब ये थोड़ा सा ना झमेला वाला है, 2 थ्योरी, पहला जो झमेला वाला है और वही 2 सब, पहला वाला तो फिर भी चलो इजी था, सेकंड वाला थोड़ा झमेला वाला है पर एग्जाम में बड़ा आता है। क्या ये, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग। ठीक, अब मेरा लीन अकाउंटिंग के अंदर में क्या प्रिंसिपल है, किस बेसिस को ध्यान रखते हुए क्या चीज को अडॉप्ट करना है, और अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, चलो, हर जगह में ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करो, कॉस्ट रिड्यूस करो, वही सब ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें 5 पॉइंट है, 5 प्रिंसिपल है। पहला, लीन एंड सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग। सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग। अब देखो भैया, कोई भी बिजनेस रहे संसार का, सबका ऑब्जेक्टिव है जो साल बे साल प्रोसेस के दौरान वेस्ट जनरेट होता है उसको कम करना। और क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा, तो कंटिन्यूअसली एलिमिनेट करना है वेस्ट हर जगह से। कोई भी ट्रांजैक्शन करो, कोई भी प्रोसेस करो, अगर हम रिपोर्ट भी बना के दे रहा है, फालतू चीज क्यों बना के दे रहा है, हटा दो। कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, फालतू फालतू चीज क्यों करके दे रहा है, हटा दो। कोई भी अकाउंटिंग मेथड लगा रहे, फालतू क्यों लगा रहे, हटा दो। कुछ भी बिजनेस में काम होता है, वेस्टेज को कम कर दो। सिंपल सा प्रैक्टिस है। अब ऐसे वेस्टेज को कम करने के लिए मुझे कोई कोई टेक्निक को प्रयोग करना पड़ेगा। अब कौन से टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा, उसमें 2-3 नाम हमें याद रखना है। तो पहला वाला, सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग में एलिमिनेट करना है वेस्ट। क्या चीज को हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, पहला, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, करंट एंड फ्यूचर। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, कोई भी अगर हम हरकत करता है, जानने का कोशिश करो इससे क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैल्यू क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। वैल्यू क्रिएट मैपिंग। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है काइजन। काइजन का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्लो रेट पे होगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अचानक से नहीं, एक नया मशीन आया, हम अचानक से एक्सपर्ट बन गए। धीरे धीरे प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। लीन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, स्मॉल लिटिल इंप्रूवमेंट जो लगातार चलेगा हमेशा। लास्ट में पीडीसीए। व्हाट इज पीडीसीए, नाम बताएगा, प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 5 पॉइंट था। पहला वाला सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेस्ट को कम करो। 3 तरीका आया। पहला मेरा क्या आया, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, पास्ट फ्यूचर दोनों, करंट या फ्यूचर दोनों। अगला क्या आया, काइजन। मेरा अगला आया पीडीसीए। पीडीसीए प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग एंड एक्टिंग। परफेक्ट। ये कौन सा पॉइंट का था, सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग। इतना टेक्निकल वर्ड लिख दिया ना तो साथ में साथ देगा वो, कि आदमी हवा में लिखता है सब कुछ। पता चला ये यहां का लिखा है और इधर का पॉइंट में यहां लिख दिया। तो बस 2 ही थ्योरी ढंग से पढ़ने बोल रहा है, हम तो और कुछ बोल ही नहीं रहे। 2 थ्योरी ढंग से पढ़ो, बाकी पढ़ेंगे जरूर, ढंग से पढ़ो 2 थ्योरी। चलो, ये हो गया सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग। अब मेरा आता है, ये अकाउंटिंग था, आता है अकाउंटिंग प्रोसेस जो इसको सपोर्ट करेगा। प्रोसेस, अकाउंटिंग तो करना है पर कैसे करना है, वो प्रोसेस सपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर में आता है 3 बात। पहला, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मेरा अगला, कॉस्ट मैनेजमेंट जो खुद का होता है, एक कस्टमर सप्लायर का वैल्यू। तो एक टॉप मैनेजमेंट का हो गया, अगला कॉस्टिंग का हो गया, एक सप्लायर और हमारे वेंडर का हो गया, कस्टमर का हो गया। अब मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर में बहुत सारे पॉइंट है। देखो, एग्जाम में 7 नंबर का आता है, वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा तुमको इतना कुछ याद रहे। सबके अंदर में 1-2 पॉइंट याद है, वो भी चलेगा।
अब मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर में सबसे पहला परफॉर्मेंस मेजरमेंट लिंकेज चार्ट। ये क्या करता है? जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाया। टॉप मैनेजमेंट लोग ज्ञान बांटता है, काम खुद क्या करता है? चार्ट बनाकर दे दिया सारे डिपार्टमेंट को, भैया तुम लोग को ये सारा काम करना है, तब हमारा कॉस्ट कंट्रोल रिड्यूस होगा। अब एक और बना के दे दिया, बाद में वो लोग कैसा परफॉर्म किया इसको लिंक करेगा। तेरा ये टारगेट था, तुमने इतना परफॉर्म किया, लिंक करेगा एक चार्ट में, बोलेगा तुमने अपने परफॉर्मेंस को पार किया कि नहीं किया। तो टॉप मैनेजमेंट लोग खाली ज्ञान बांटा कि भाई परफॉर्म तुमको करना है, हम लिंक करके देंगे चार्ट में कि तुमने कितना काम किया। लिंकिंग बहुत सारा, वैल्यू स्ट्रीम, प्लान, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग टू बिजनेस स्ट्रैटेजी, सब हटाओ। अगला मेरा क्या आता है? वैल्यू स्ट्रीम, परफॉर्मेंस बोर्ड एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, परफॉर्मेंस बोर्ड। उसका काम ही खाली है, वो खुद कुछ नहीं करेगा, जो आदमी लोग जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इवैल्यूएट करेगा, कैसा काम किया, कर रहा है अच्छा काम, वेरी गुड, नहीं कर रहा तो उसको इंप्रूव करने का ट्राई करेगा। और लास्ट में स्कोर देगा, बॉक्स स्कोर। ये बहुत जगह आएगा, तुम देखिए ना, बात में बहुत जगह आएगा। बॉक्स स्कोर, स्कोर देगा जो टारगेट था तुमने कितना अचीव किया। तो वापस से ये बात कर रहा है प्रोसेस का। टॉप मैनेजमेंट का एक पॉइंट कॉस्टिंग का है, सप्लायर और कस्टमर का है। टॉप मैनेजमेंट ज्ञान बांटेगा। पहला परफॉर्मेंस मेजरमेंट लिंकेज चार्ट, अगला ये क्या करने वाला है? परफॉर्मेंस बोर्ड बना दिया और बाद में स्कोर देने वाला है। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर में वैल्यू स्ट्रीम। अब कॉस्टिंग में काम क्या है? कॉस्टिंग का काम है, इनकम स्टेटमेंट में खर्चा ज्यादा तो नहीं लग गया, बस वही है। तो बस वैल्यू स्ट्रीम वर्ड यूज हो जाता है, एक टेक्निकल वर्ड है, वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग, वैल्यू स्ट्रीम इनकम स्टेटमेंट, सिंपल। अब लास्ट में कस्टमर और सप्लायर वैल्यू मैनेजमेंट कैसे होगा, इसके लिए एक चैप्टर था टारगेट कॉस्टिंग, जहां पे टारगेट मेरा सेट किया, हम कितना में बेचेंगे कस्टमर को, उसी में प्रॉफिट कमाना है, उसी में कॉस्ट को मैनेज करना है। तो कितना में बेचेंगे वो कस्टमर का व्यू पॉइंट हो गया, खुद कितना में बनाना है, खुद खर्चा कितना करना है वो वेंडर का व्यू पॉइंट हो गया। तो दोनों का मैनेजमेंट आ गया ना, ठीक। तो मेरा पहला पॉइंट सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग था, वेस्ट कम करो। 3 पॉइंट था स्ट्रीम मैपिंग, करेंट अभी क्या लगेगा, बाद में क्या, काइजन, पीडीसीए। मेरा सेकंड वाले में अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर में मैनेजमेंट कंट्रोल, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड वेंडर कस्टमर वाला। पहले वाले में खाली ज्ञान, मेजरमेंट लिंकेज चार्ट, बॉक्स कोड देगा, परफॉर्मेंस बोर्ड बनाया। अगले वाले में वैल्यू स्ट्रीमिंग, कॉस्टिंग, इनकम स्टेटमेंट। लास्ट वाले में टारगेट कॉस्टिंग। अब आता है तीसरा बात। तीसरा बात क्या है? क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल अकाउंटिंग करना है, प्रोसेस सेट कर दिए, पर भैया सब कुछ कर दिए, इंफॉर्मेशन तो पहुंचेगा तभी तो अकाउंटिंग करेगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगा वही मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाके रिपोर्ट करेगा, वो एकदम सिंपल भाषा में रिपोर्ट करना है। टॉप मैनेजमेंट को जब तुम लोग बड़ा होकर प्रेजेंट करेगा, बड़ा बड़ा अंग्रेजी का वर्ड यूज किया, कुछ नहीं समझेगा, उसको मतलब ही नहीं है। सिंपल अंग्रेजी में क्लियर कट उसको समझाओ हुआ क्या, वही इसका टारगेट है। प्लेन इंग्लिश में सिंपल तरीका से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दो, टारगेट। बहुत बड़ा बड़ा वर्ड यूज कर दिया, बोला देखिए हम कितना सुंदर तरीका से, वो सब टोपीबाजी स्टूडेंट के सामने हम लोग चला सकते हैं, पर टॉप मैनेजमेंट के सामने नहीं चलेगा। हम यहीं पे 10 तो बड़ा बड़ा वर्ड यूज करेंगे, बोले वाह वाह कुछ तो पढ़ाया, समझ में नहीं है क्या पढ़ाया, पर कुछ तो अच्छा हुआ। तो बड़ा सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर में तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना है। तो पहला सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग, मेरा अगला आ गया प्रोसेस। प्रोसेस तो तब वर्क करेगा जब इंफॉर्मेशन आए। तो तीसरा बात था कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर में देखिएगा 1 2 3 4 पॉइंट आता है, लास्ट वाला भी फालतू है, मेन अब बस ये आखिरी पॉइंट है ढंग का। प्लानिंग में 4 पॉइंट आता है। पहला प्लानिंग एंड बजटिंग, उसका एक बार हम लोग लीन लेकर आ गए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या आया। कैपिटल प्लानिंग एंड पीपल में मशीन भी चाहिए होता है, इंसान भी चाहिए होता है, तो प्लानिंग में दोनों होना चाहिए। शुरू में बजट करना पड़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है। अब प्लानिंग एंड बजटिंग के अंदर में एक इंसान है जिन्होंने अपना ज्ञान बांटा था, होशिन कानरी। तो प्लानिंग एंड बजटिंग के अंदर में होशिन पॉलिसी एक आता है, होशिन पॉलिसी डेवलपमेंट। ये क्या एक सिंपल सा मेथड है जिसके द्वारा हमारा कंपनी जो भी एक गोल बनाया ना कि मुझे इवेंचुअली जाकर कहां कॉस्ट कंट्रोल रिड्यूस करना है, वो खाली टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर लेवल का जिम्मेदारी है। तो होशिन ने कहा टॉप मैनेजमेंट पहले डिसाइड करे करना क्या है, बाद में उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के द्वारा फ्लो में जानो कि अच्छा ये तेरा जिम्मेदारी है मैनेजर,
मैनेजर बोलेगा भाई हम थोड़ी कुछ काम करते हैं, मेरे अंदर में 5 लोग हैं, ये इनका काम है, अपने असिस्टेंट मैनेजर को दिया, वो अगला लेवल में देगा भैया वर्कर लोग तुम ही लोग हैं जो इवेंचुअली सब कुछ सही करेगा। तो हमारा हॉशन क्या बोला, एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा जो कंपनी का स्ट्रैटेजी गोल है उसको हर लेवल पे विद इन द कंपनी में एक्शन लेना जरूरी है। छोटे से छोटे लेवल पे हर एक जना एक्शन नहीं लेगा तो इवेंचुअली वो इंप्रूवमेंट ऊपर में नजर में नहीं आएगा। तो यही कारण है यहां पे वेस्ट को एलिमिनेट करना, वही तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, पर वो अगर ढंग से कोऑर्डिनेट ना किया जाए तो वो काम का नहीं है। और कोऑर्डिनेट कैसे होता है, जब एकदम नीचे से नीचे लेवल में जाके डेलीगेट किया जाए हर एक स्टेप, हर एक स्टेज या हर एक लेवल पे। ये बात मैंने नहीं, प्यारे हौशन ने कहा। ठीक, अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, मेन एसओएफएफ, एसओएफएफ नहीं एसओएफपी। पहला सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, ऑपरेशन जो बनाने वाला है, फाइनेंशियल वाला जो उसको रिपोर्ट करने वाला है, प्लानिंग। ठीक, तो ये वाला पॉइंट में हमारा क्या चला, प्लानिंग वाला स्टेज है, प्लानिंग एंड बजटिंग के अंदर में आता है 2 पॉइंट। हौशन का कहानी हर लेवल पे आना चाहिए। अगला एसओएफपी, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ लीन इंप्रूवमेंट। अब एक बार ये लीन पॉलिसी लेकर आ गए, इसका क्या इंपैक्ट नजर में आ रहा है, इसका क्या इंपैक्ट नजर में आ रहा है। पहला वैल्यू स्ट्रीम, देखो यहां पे था ना वैल्यू स्ट्रीम कॉस्ट, तो पहला वैल्यू स्ट्रीम कॉस्ट, करंट स्टेट एंड फ्यूचर स्टेट वैल्यू स्ट्रीम मैप, जो जो ऊपर में है ना सारा पॉइंट यहां पे समराइज हो जाएगा। बॉक्स कोड देखो ये भी ऊपर में था, फाइनेंशियल बेनिफिट कितना है वो भी था। तो इसके अंदर में कुछ नया नहीं आ रहा है, ऊपर से ये पॉइंट्स आ रहा है। स्ट्रीम कॉस्ट आ जाएगा, बॉक्स स्कोर आ जाएगा, इवैल्यूएट कर ले सब कुछ बेनिफिट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फ्यूचर स्ट्रीम और फ्यूचर एंड प्रेजेंट में क्या बेनिफिट स्ट्रीम चल रहा है, सब कुछ। ठीक, ये आया इंपैक्ट, ये था बजटिंग। मेरा अगला आता है कैपिटल प्लानिंग। कैपिटल प्लानिंग नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, यानी मशीन और कुछ आने वाला है। इंक्रीमेंटल इंपैक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन वैल्यू स्ट्रीम बॉक्स, ये फॉलो करता है 3P अप्रोच। 3P अप्रोच, 3P, प्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रोसेस। मशीन तो लेकर आ गए, प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के पहले मशीन को तैयार करना है, सेटअप करना है, और उसके लिए फुल फ्लेजेड रिटन प्रोसेस या प्रोटोकॉल होना जरूरी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसके अलावा कुछ है नहीं। इन्वेस्ट इन पीपल, इवेंचुअली कुछ भी कर लो, इंसान जब तक काम नहीं करेगा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होना। तो पीपल में कैसे उनके परफॉर्मेंस को मेजर करेगा कि लगातार ये लोग इंप्रूव कर रहा है या नहीं, और वो कब करेगा, जब एम्प्लॉय खुद सेटिस्फाई रहे और मैनेजर लोग को बोले भाई तुम मेरे लिए ना इतना कमा के दे, इतना बचा के दे, इतना बचा के दे। वो कुछ हद तक दिमाग लगाएगा, पर उसको ये बोलेगा ना तुम जितना रुपया बचाए उसका 1% तेरा, वो खुशी खुशी करेगा। यानी पीपल को मोटिवेट करना है तो भैया एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी दो, तब वो लोग रहेंगे सुपर मोटिवेटेड। ठीक, तो ये था 4 बात। 5वां वाला ऐसे ही नॉर्मल है। अब एक बार ये सब कुछ हो गया, सब कुछ सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गया, इसको लगातार स्ट्रेंथन करना है, इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एलिमिनेशन मैट्रिक्स बनाएंगे कि जिस समय जो भी लगे बेफालतू चीज है उसको एलिमिनेट करते जाओ। और इसके अलावा और कुछ खास काम का नहीं है। एक एसपीएक्स प्रोसेस होता है जहां पे कोई भी एरर आया वो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके रिमूव करता है। 5 पॉइंट वापस से। पहला सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग, वेस्ट को कम करना है। पहला तरीका करंट फ्यूचर में क्या, अगला काइजन, अगला पीडीसीए। मेरा अगला है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर में 3 ज्ञान आया, मैनेजमेंट का, कॉस्ट का एंड सप्लायर कस्टमर का। मैनेजमेंट खाली ज्ञान बांटता है, मैनेजमेंट लिंकेज चार्ट बना दिया, बॉक्स स्कोर बना दिया, इसके अलावा परफॉर्मेंस बोर्ड बना दिया। वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग, वैल्यू स्ट्रीम इनकम स्टेटमेंट अगले वाले में, और लास्ट वाले में टारगेट कॉस्टिंग। मेरा तीसरा वाला बड़ा सिंपल है, इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं, सिंपल प्लेन इंग्लिश में चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए। अगला प्लानिंग के अंदर में आता है 4 चीज। पहला प्लानिंग एंड बजटिंग, अगला उसका इंपैक्ट क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट इन पीपल। पहले के अंदर में आता है 2, एक हौशन का चीज आता है और अगला हमारा एसओएफपी आता है, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरा इंपैक्ट के अंदर में कुछ नहीं, जो ऊपर का ज्ञान था ना, करंट, फ्यूचर, बॉक्स स्कोर और इवैल्यूएशन, ये सब ज्ञान आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर में जो भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका वैल्यू स्ट्रीम बॉक्स में क्या इंपैक्ट आया, 3 P's में, प्रोडक्शन, प्रोसेस, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड प्रिपरेशन। इन्वेस्ट इन पीपल, पीपल में इन्वेस्ट करो, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दो, प्रॉफिट शेयरिंग दे दो, लास्ट में एलिमिनेट करो वेस्ट।
तुम लोग अगर ये सारा टेक्निकल पॉइंट लेके ना पक्का गारंटी 7 में 7, क्योंकि आदमी को याद ही नहीं रहेगा ये सब। हैप्पी? तो दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म। तीसरा वाला ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है, तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा, एग्जाम में ये भी एक बार आया हुआ है 7 मार्क का। डिफरेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है? 4 तरीका का होता है, एक प्रिवेंशन, एक अप्रेजल, एक इंटरनल फेलियर, एक एक्सटर्नल फेलियर। पहला होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हम कोई भी प्रोडक्शन होने के पहले कुछ ऐसा स्टेप ले कि खराब क्वालिटी बने ही ना। अब इसके लिए क्वालिटी रिलेटेड सारा वर्ड आ जाएगा। क्वालिटी का ट्रेनिंग दे दो, क्वालिटी का सिलेक्शन करो, क्वालिटी, इनफैक्ट यहां पे तो ढंग का फिर भी लिखा नहीं, हमारे नोटबुक में मच बेटर तरीका से लिखा था। क्वालिटी का ट्रेनिंग दे दिया, क्वालिटी का इनोवेशन कर दिया, क्वालिटी का ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनिंग बार बार बोल रहे हैं, हाँ। इसके अलावा जिस वेंडर से लेने वाले उसका क्वालिटी असेसमेंट कर दिए, रॉ मटेरियल आते ही क्वालिटी चेक कर दिए, जो मशीन आए क्वालिटी चेक कर दिए। तो पहले ही क्वालिटी तुम चेक कर दो कि भैया कुछ खराब होए ना। प्रिवेंट कर रहे हो कोई भी खराब होने से, तो इसके लिए खर्चा लगेगा ना, प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंट कर रहे हैं कि पुअर क्वालिटी बने नहीं। इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग, सर्कल और सिस्टम डेवलपमेंट फॉर प्रिवेंशन और कुछ ज्ञान बांटा है। हमारा नोटबुक वाला वो बेटर है, वो लिखना। मेरा अगला है अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या? चलो एक बार मैंने सब कुछ सेट तो कर दिया, पर देखना पड़ेगा ना ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बार बार इंस्पेक्शन आएगा। इंस्पेक्शन आएगा, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग, इस जगह में रहेगा इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जो मटेरियल आया इंस्पेक्ट करो, टेस्ट करो, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाए इंस्पेक्ट करो, टेस्ट करो, जो WIP है इंस्पेक्ट करो, टेस्ट करो, पैकिंग क्या है इंस्पेक्ट करो, टेस्ट करो, रॉ मटेरियल में भी, WIP में भी, FG में भी, पैकिंग में भी, हर चीज में इंस्पेक्ट करो, टेस्ट करो। इंस्पेक्ट किए, टेस्ट किए, तो अप्रेजल मतलब बन गया, उसके बाद उसको देख रहे हो सही हुआ कि नहीं। यहां तक डन, बन गया है। अब बनने के बाद कुछ खराब क्वालिटी, खराब मटेरियल FGM खुद आइडेंटिफाई करेगा और कुछ कस्टमर आइडेंटिफाई करके बताएगा। जो हम खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया उसको तो वापस से रिवर्क करेगा या स्क्रैप कर देगा, या होता है ना स्पॉइलेज कर देगा। तो ये सब जो खुद काम कर रहा है ये हो गया इंटरनल फेलियर। इतना मेहनत के बाद भी अगर कुछ फेलियर हो गया और खुद आइडेंटिफाई करें तो चलेगा। इंटरनल फेलियर कॉस्ट कब? और कोई पुअर क्वालिटी को मैं डिस्कवर कब करता हूं? बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। खराब चीज निकला तो उसके लिए स्क्रैप, स्पॉइलेज, रिवर्क करो, डाउन टाइम हो गया, या फिर रीटेस्टिंग करो, इंटरनल फेलियर। मेरा अगला आने वाला है एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। कस्टमर को मिल गया खराब गुड, वो आके मेरे मुंह पे वापस थोप के गया, चाड़ा लगा देगा कि क्या दिया रे मैं, तब इस केस में वारंटी क्लेम मिलेगा, सेल्स रिटर्न करेगा, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा। इसके अलावा मेरे को एक बहुत बड़ा टीम बैठाना पड़ेगा कस्टमर के ग्रीवेंसेस के लिए, कस्टमर के कंप्लेन के लिए। तो ये, और उसके बाद फ्यूचर में वापस से शायद कभी गुड्स लेने नहीं आए, सेल्स कम हो जाएगा। ये सारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग, हैंडलिंग कंप्लेन, वारंटी के लिए वापस भेज दिया, जीवन में वापस नहीं खरीदेगा, लॉस सेल्स, वारंटी रिप्लेसमेंट। एग्जाम में सोचो ऐसा 7 नंबर है, कितना मजा आएगा। 4 हेडिंग पता ही था, चारों के अंदर में 3-3, 4-4 पॉइंट पता ही था, उत्तर लिखे आना है, मिल गया मार्क्स, डन। पिछले 6 टर्म में थ्योरी से ये 3 में से ही क्वेश्चन आया है। पहला 2 थोड़ा टेक्निकल था जो तुम्हें याद रखना था, ये वाला तो ऐसे ही याद था। अब इसके अलावा हम लोग, ये तो चलो आज तक हिस्ट्री में आया है, पास्ट में कुछ नया भी तो आ सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में और क्या क्या रेलेवेंट थ्योरी हम लोग कवर करते हैं। अब जैसे एग्जांपल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से थ्योरी क्यों देगा? वो ऑलरेडी 14 नंबर का प्रैक्टिकल दे रहा है। मार्जिनल डिसीजन मेकिंग से थ्योरी क्यों देगा? वो ऑलरेडी 14 + 7 21 नंबर का दे रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग 7 और उधर में 14 नंबर का। या कोई भी और चैप्टर, जैसे एग्जांपल मान लो जिट हो गया, एबीसी हो गया, सब प्रैक्टिकल है। क्वालिटी से था, इसमें भी प्रैक्टिकल था, 4-5 क्वेश्चन, तो इससे थ्योरी ज्यादा पूछता है। चलो डन। अब एक थ्योरी जो हमारे पेपर 8 में भी हुआ करता था, यहां पर भी है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मैंने एक टारगेट सेट किया पहले साल के बिगिनिंग में कि भैया कुछ भी कर ले, तेरे को ना एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ना 10 kg रॉ मटेरियल लगाना है, जिसमें तुम 5 से ज्यादा में नहीं खरीदोगे, 50 रुपए तुमको लगाना है। टारगेट सेट कर दिया। अब कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या? मेरे हर एक वैसा स्टेप ले रहा हूं, हर कदम वैसा उठा रहा हूं जिसके द्वारा
जो मेरा स्टैंडर्ड सेट किया गया है ना, इसको पार नहीं करेगा। मेरा टारगेट बड़ा सिंपल है, स्टैंडर्ड को अचीव कर दो, मेरा काम हो गया, फिनिश। तो ये मेरा प्रिवेंटिव फंक्शन है, प्रिवेंट करेंगे स्टैंडर्ड को पार करने से। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, जहां पे हम स्टैंडर्ड को ही चैलेंज कर देगा। मेरा मैनेजर बोला तुमको 10 केजी लगाना है, हम बोला नहीं, हम ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आएंगे 8 केजी में बना कर देंगे तेरे को। मैनेजर बोला 5 के रेट में खरीदना, हम बोला नहीं, कुछ ऐसा करेंगे 4 के रेट में मेरा काम हो जाएगा। स्टैंडर्ड को अगर हम चैलेंज कर दे, वो होता है कॉस्ट रिडक्शन। तो यार स्टैंडर्ड को चैलेंज कर दिया और खर्चा कम लगा रहे तो क्वालिटी तो खराब हो सकता है ना। कॉस्ट रिडक्शन में कॉस्ट को रिड्यूस करना है परमानेंटली विदाउट इंपेयरिंग द क्वालिटी और सूटेबिलिटी। बिना क्वालिटी या सूटेबिलिटी को इंपेयर किए अगर तुम कॉस्ट को परमानेंट बेसिस पे रिड्यूस करते हो, वो माना जाएगा कॉस्ट रिडक्शन। पहला वाला प्रिवेंटिव फंक्शन था, ये करेक्टिव फंक्शन है। हम स्टैंडर्ड को ही करेक्ट कर दिया। तो डिफरेंस क्या है, कॉस्ट कंट्रोल में कॉस्ट को मुझे कंटेन यानी रोक लगाना है, प्रीसेट टारगेट। जबकि यहां पे हम एक नया तरीका खोजेगा कि हम टारगेट को इंप्रूव कर दें। अगला, यहां लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लगाना है, एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस चल रहा है, यहां पे मैं सर्कमस्टेंस बदल दे रहा हूं, मैं नया तरीका लेके आ रहा हूं जिसके द्वारा कंटिन्यूसली प्रोसेस के द्वारा कॉस्ट ही कम हो जाए। दिस इज प्रिवेंटिव, दिस इज करेक्टिव। कॉस्ट कंट्रोल में पूरा फोकस पास्ट पे, स्टैंडर्ड पे है। यहां पास्ट फोकस ही नहीं, यहां पे पूरा फोकस फ्यूचर है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसका। और देखो वर्ड क्या है, परमानेंट रिडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि बस इस महीना कम हो गया, अगले महीने से हम वापस बढ़ा देंगे, तब वो क्या कॉस्ट रिडक्शन। तो यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग चला रहे हैं, और यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील्ड पोटेंशियल सेविंग। कंसील्ड मतलब छुपा हुआ था, अभी तक जो नजर ही नहीं आ रहा था, मैं उसको आइडेंटिफाई किया नहीं, और भी खर्चा कम हो सकता है। एग्जाम में वैसे तो नहीं आया है, आएगा तो 5 पॉइंट तुम्हारे बुक में, 5 पढ़ लिए, 5 पॉइंट पूछेगा 7 नंबर का, अगर आया तो। चलो डन। तो 4 में से पहला 2 थ्योरी ढंग का था, अगला दोनों इजी था। अब मेरा एक और शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस के प्रोसेस को री इंजीनियरिंग, इंप्रूव नहीं करना, पूरा बदलना है। सिंपल सा बात, हमारे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कोई स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए, वो यहां पर आइदर यहां पर आएगा, ऑनलाइन आएगा। यहां पर आया तो उसको पहले पूछेगा आपको क्या लेना है, वो बताएगा हमको ये सब्जेक्ट लेना है। अच्छा ठीक है, आपका इंटर में कितना आया था, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप। बहुत देर कहानी चल रहा है, कहानी चल रहा है, कहानी चल रहा है, बाता बाती चले जा रहा है। बाद में एक एडमिशन फॉर्म पकड़ा है, वो बैठ के फिलअप कर रहा है, फिर वो दिया, चेक किया गया, बोलता है ये लो QR कोड पेमेंट करो। ये एक तरीका था। एक तरीका हम इसको थोड़ा इंप्रूव करें। यह अगला तरीका है, हम भैया एक बाहर में लगा देंगे आईपैड। कोई भी एडमिशन लेना आईपैड में आप जाओ, सब है। जैसे तुम लोग मैकडॉनल्ड्स में जाएगा ना, पहले काउंटर में जाके लेना पड़ता था सब कुछ, अब आप एक बड़ा सारा बना दिया ना, उसी के अंदर में सिलेक्ट करता, अच्छा हमको ये खाना है, अच्छा हमको इसके संग में ये भी जोड़ना है, अच्छा हम इसमें केचप भी खाएंगे, हमको संग में चीज भी चाहिए, सब करो, आदमी का इंटरवेंशन ही खत्म। तो ये इंप्रूव नहीं, पूरा का पूरा प्रोसेस ही बदल दिया। इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। नए सिरे से वापस से ड्रास्टिक चेंज किया गया है। तो यहां पे क्या होता है बीपीआर में, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड, रीथिंक करो, रेडिकल रीडिजाइन, पूरा प्रोसेस को ही बदल दिए टू अचीव इंप्रूवमेंट, नहीं ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, गजब का इंप्रूवमेंट। सोचो अगर वो कस्टमर लोग के संग बैठ के लगा हुआ रहता मैकडॉनल्ड्स में, वो जितने कस्टमर को सर्विस देता, अब जो मशीन लगा गया 7-8 ठो, कितना जल्दी काम होता है। तो यहां पे ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आया, किसमें, फालतू फालतू चीज में नहीं, जो क्रिटिकल चीज है ना उसके अंदर में इंप्रूवमेंट करो। उल जुल चीज में इंप्रूवमेंट करके बैठे तो उसमें क्या फायदा, कि लाइट कैसे जलता है उसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट निकाले, कर लो अपने मन की खुशी के लिए, मजा आएगा, पर फायदा क्या। तो यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रीथिंक, रेडिकल रीडिजाइन कर रहे हैं, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हो, क्रिटिकल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस में। और क्रिटिकल मेजर हमेशा क्या रहेगा, जो इंपॉर्टेंट खर्चा लगा, जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जो इंपॉर्टेंट सर्विस है, उसके अंदर में कुछ रूम करो। स्पीड में मैकडॉनल्ड का एग्जांपल हो गया, स्पीड। सर्विस का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर मान लो मेरे क्रेडिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम होता है एचडीएफसी बैंक में, हम कुछ नहीं करता, कस्टमर केयर को कॉल करता, हम लोग पूछता ना किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायल 1 फॉर दिस, डायल 2 फॉर दिस, डायल 3, हम उसमें डायल किया, वो सीधा उसी डिपार्टमेंट में लेके जाता है। तो मेरा प्रोसेस का स्पीड बढ़ जाता है।
वही अगर हम किसी को कॉल करें, सामने में एक तो बुरबक कोई उठा के बैठ गया और हम गप लड़ाई जा रहे हैं, हम बोला मेरे क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम है, कौन सा क्या होता है हमको नहीं आता, रुके अपने किसी से पूछते, तो फालतू हरकत है। तो स्पीड बढ़ गया, सर्विस बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गया, उसके अंदर में तुम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेगा। इसका डेफिनेशन का ना ये सब वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग याद रखना, बाकी का भले याद रखो ना रखो, ये सब बस वर्ड याद रखना कि जस्ट इन केस एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत सारा अलग अलग जो जॉब है अलग ना बना के एक कर दो, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। बहुत बार वर्कर लोग डिसीजन अब खुद लेंगे, हर चीज के लिए टॉप मैनेजमेंट से पूछ रहे हो तो पगला जाएगा, तो वर्कर्स लोग खुद अपना डिसीजन लेने लगेगा। और ऑब्वियस आता है कोई अगर हम नया तरीका से कर रहा है, दिस हैज टू बी रैशनल एंड लॉजिकल, तो लॉजिकल तरीका से होगा। वर्क वही करो जो ज्यादा सेंसेबल है, क्वालिटी रहना चाहिए। तो इसके अंदर में कोई बहुत बड़ा मजेदार पॉइंट नहीं था, एक कॉमन सेंस का पॉइंट है, क्वालिटी रहना चाहिए, पता ही है। टॉप मैनेजमेंट के वर्कर ये काम करेगा जो ज्यादा लॉजिकल तरीका से करेगा, ज्यादा सेंसेबल रहेगा। फालतू बात। 7 प्रिंसिपल्स, अगर इससे आएगा तो माइट भी प्रिंसिपल्स पूछ सकता है। पहला, डिजाइन टू अचीव एन डिजायर आउटकम। ध्यान देना, एग्जिस्टिंग टास्क को चेंज नहीं करना है, पूरा नए सिरे से ही कुछ नया प्रोसेस बनाना है। तो एग्जिस्टिंग टास्क गया भाड़ में, डिजायर्ड आउटकम क्या होना चाहिए, मेरा फोकस हुआ है। एग्जिस्टिंग क्या करता है हमको पता ही नहीं क्या करता है, पता भी है ना भूल जाओ, हम अभी नए सिरे से सोचेंगे तो क्या करेंगे। अगला, जो आदमी ये काम करने वाला है उसी का जिम्मेदारी है काम प्रोसेस करने का। जवाब दे के लिए तो वो है कि भाई ये खराब क्यों हुआ तुम बता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तुम उससे ले रहे तो उसका ऑटोनोमी भी तो भाई तुम कर सकता है। मेरा अगला, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शुड बी इंक्लूडेड इन वर्क विच प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस आता है, माना जब भी कोई इंफॉर्मेशन डिसीजन लेगा उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगला, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज शुड बी ट्रीटेड एज इफ दे आर सेंट्रलाइज्ड। जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज, डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ जो है उसको एक जगह इकट्ठा करके सेंट्रलाइज करो ताकि तुम डिसीजन ले पाएगा। सब अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन है, तुम कैसे डिसाइड करेगा जब तक सबको एक संग में एकत्रित ना करे। पैरेलल एक्टिविटी शुड बी लिंक्ड, एक संग में जो अलग अलग एक्टिविटी चल रहा है उसको एक संग में लिंक कर दिए। जो काम करने वाला है उसको सेल्फ मैनेज करना है, ऑब्वियस सा बात है। और सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह से मिले, जैसे मैंने क्या बोला, वो आईपैड रख दिया, सारा इंफॉर्मेशन हुआ है, अलग अलग इंफॉर्मेशन को पाने के लिए अलग अलग जगह खोजना पड़ा, तो वो क्या बीपीआर हुआ। तो इससे बेनिफिट क्या, कॉस्ट कम हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ जाएगा। ये सब, ये थोड़ा ज्ञान वाला चीज ज्यादा था, पर इसका फर्स्ट पैरा इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। अंदर का कोई 3-4 पॉइंट याद रख लेना। हाँ भाई, चलो हमारा 5 क्वेश्चन डन। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन पोर्टर्स वैल्यू चेन। पोर्टर का वैल्यू चेन, पोर्टर ने जितना भी हमारे कंपनी में काम होता है उसको 2 पार्ट में बांटा। एक होता है प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हेल्प करने के लिए जो होता है वो होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है 5। पहला, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड जो मटेरियल आएगा, वर्कर आएगा, मशीन आएगा, इसको लाने का जो भी अरेंजमेंट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एक और इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया। इसके बाद ऑपरेशन, ऐसे इनपुट को क्या बनाना है आउटपुट, वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब एक और आउटपुट बन गया, इसको बाहर भेजना है, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। बाहर जैसे ही पहुंचा, अब मार्केटिंग वाला उसको बेचेगा और बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस। तो 5 प्राइमरी एक्टिविटी होता है दुनिया का कोई भी बिजनेस में, ये मैंने नहीं पोर्टर ने कहा था। और लॉजिकली देखे तो यही होता है, रॉ मटेरियल आ गया, डब्ल्यूआईपी में क्या देवशी बना, बेचो, बाद में आफ्टर सेल सर्विस दो। बाकी इसके अलावा जो भी होता है उन लोगों को खाली हेल्प करता है। हेल्प करने वाले कौन है, परचेज डिपार्टमेंट हेल्प करेगा, एचआर डिपार्टमेंट हेल्प करेगा, आईटी डिपार्टमेंट हेल्प करेगा। तो ये लोग सब कौन हो गया, सेकेंडरी। ठीक, एग्जाम में से एमसीक्यूज आता है, बोले प्राइमरी एक्टिविटी कौन सा है, कौन सा नहीं है। 3 तो यहां का दे देगा, 1 तो यहां का उठा के दे देगा। हैप्पी। तो देखो मेरा प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या है, सबसे पहला बात, सारे एक्टिविटी जो कॉमन है सारे बिजनेस में, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 में, एक प्राइमरी एक सपोर्ट। प्राइमरी के अंदर में 5, सपोर्ट के अंदर में 4 एग्जांपल है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। 5 प्राइमरी याद रखना है। पहला मेरा क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड माने जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको रिसीव करो, ढंग से स्टोर करो और इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करो जिसको चाहिए। यहां इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, सप्लायर, क्योंकि रॉ मटेरियल उससे लेंगे।
मेरा अगला है ऑपरेशन, जिसका काम क्या है, इनपुट को आउटपुट में बनाना, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीन, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। मेरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, एक बार मेरा गुड्स बन गया, इसको कस्टमर के वहां तक पहुंचाना है, तो ढंग से स्टोर करो, ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करो, ढंग से कलेक्ट करो। अब इसके बाद मेरा मार्केटिंग सेल्स वाले का काम है कि भैया जो भी कॉम्पिटिटर लोग हैं उससे बेटर हमको करना है, हम ऐसा क्या एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग करें, किस तरीका से हम अच्छे से कम्युनिकेट करें कस्टमर से जो मेरे से कन्विंस हो जाएगा। तो ये काम सेल्स मार्केटिंग का हुआ। और खाली बेचने से काम नहीं चलता, रुपया आने के बाद आफ्टर सेल सर्विस देगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगा। अगला है सर्विस, वंस इट हैज बीन सोल्ड। ये तो सिंपल थ्योरी है, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटपुट, सेल्स, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस। अब सपोर्ट करने वाला कौन है, जो प्रोक्योर करेगा, मान लो परचेज डिपार्टमेंट, वो अलग अलग वेंडर को खोजेगा, भैया कहां से लेकर आए, उन लोग से प्राइस पता करेगा, जो बेस्ट वेंडर है सबसे कम रेट लेगा उन लोग से सिलेक्ट करेगा। अगला एचआर, एचआर सुपर इंपॉर्टेंट है कि सबके अंदर में एक जन कॉमन है, वो इंसानों को हायर करती है एचआर, तो ढंग से हायर करे, उनको ढंग से ट्रेनिंग दे, ढंग से रिवॉर्ड दे ताकि वो रिटेन कर पाए। ये काम एचआर का है। तो हायर करे, ट्रेन करे, रिवॉर्ड करे, रिटेन करे। टेक्नोलॉजी तो भैया आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब एआई आ रहा है तब तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई एक अलग से आजकल टीम बनने लग गया, आईटी टीम। आईटी टीम वो नहीं कि खाली कंप्यूटर को देख रहा है जो चल रहा है, एक अलग से जो नया टेक्नोलॉजी क्या आ सकता है उसको भी इंप्लीमेंट करना चाह रहा है इसके अंदर में। तो देखो, आईटी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए जो करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस है उसके संग एट पार रहना, ये इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया का खर्चा कर दे और एडवांस भी उतना नहीं हो पाए आईटी में, तो क्या फायदा, क्योंकि आईटी कॉस्ट का कोई लिमिट नहीं होता। एक कुआं है, जितना रुपया डालो कम ही लगेगा, जितना रुपया डालो कम ही लगेगा। सेम विद एडवर्टीजमेंट, एक कुआं है, जितना मार्केटिंग करना करो, लगे और डाल दे और डाल दे, पर इस कॉस्ट में एक बजट तो होना होगा ना, इतना में हमको मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करना है। और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बाकी सब, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, लीगल डिपार्टमेंट हो गया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट हो गया, जो लोग का मेन प्रोसेस में कोई काम नहीं है पर ये लोग सपोर्ट करते हैं, कोई भी हेल्प का जरूरत पड़ेगा उसमें। डन। सो वापस से एक थ्योरी इजी था। तो पहला हम लोगों ने कौन सा थ्योरी पढ़ा था, वैल्यू एनालिसिस का 7 फेज, देन लीन अकाउंटिंग पढ़े, देन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पढ़े, उसका सॉरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बीच में पढ़े, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पढ़े, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़े, एंड प्राइमरी सेकेंडरी ये क्या बोलते हैं एक्टिविटीज पढ़े। अब मेरा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू इनोवेशन और एक रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ये सारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी चैप्टर चल रहा है, ठीक है। वैल्यू इनोवेशन, नाम में बता दिया, करना क्या है, इनोवेट। और कुछ भी कर रहे हो, जो भी करना है करो, क्वालिटी को बेटर ही करना है, खर्चा को कम ही करना है। ये तो एक कॉमन लाइन है जो हर आंसर में चिपकाया जा सकता है। तो मेरा वैल्यू इनोवेशन के अंदर में नया टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, अपग्रेड करेंगे, ताकि मेरा प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंशिएट करे एट लो कॉस्ट। हर जगह इंप्रूव करो प्रोडक्ट या सर्विस पर कॉस्ट सेविंग्स के द्वारा। तो ये तो हर जगह कॉमन है, मतलब कोई भी टॉपिक आए ना, ये पहला 2 लाइन सब में चिपका देना। अब वैल्यू इनोवेशन में तो समझ में आ गया कि मुझे कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएट करना है इनोवेशन के द्वारा जहां पे क्वालिटी इंप्रूव होए और खर्चा कम लगे। अब ये होता कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होता है रेड ओशन स्ट्रैटेजी, एक होता है ब्लू ओशन। हाँ, अब रेड ओशन और ब्लू ओशन मतलब क्या, रेड ओशन तो बोले ओशन तो रेड कभी देखे ही नहीं, तो ओशन तो ब्लू ब्लू लगता है हम लोग को। रेड ओशन माने क्या, एक नया कंपनी आया वैसा प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए जिसका एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी है। कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर तुम एंटर करोगे तो कट थ्रोट कंपटीशन होता है। कट थ्रोट, कट थ्रोट, थ्रोट को कट करके देखना, लाल लाल खून निकलता है, और वो जो लाल लाल खून पानी में जाता है वो रेड ओशन बन जाता है। यानी रेड ओशन स्ट्रैटेजी में मैं कुछ अपना नया इनोवेशन नहीं कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग कोई इंडस्ट्री चल रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिक रहा है, हम भी उसके अंदर में एक नए एंट्रेंट बन गए। एग्जिस्टिंग के अंदर में हम अपना जगह प्लेस खोज रहे कि मेरा जगह कहां है। अगर कहीं से भी हम जगह खोजे तो पता चला हम हल्का सा इंप्रूव अच्छा कुछ कर रहा है, इतने दुनिया भर के कॉम्पिटिटर आ गए जो गला काट देंगे। इसे कहते हैं रेड ओशन स्ट्रैटेजी।
ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी मतलब क्या? कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नहीं है। जीवन में पहली बार जब ओला उबर जैसा आया था, वो जीवन में पहली बार आया था, तो उस समय कुछ भी नहीं था। कभी जाओ क्रूज में जाओ, ओशन इतना विशाल है जिसका कोई अंत ही नहीं होता, दिखते ही जाएगा। पर वो ये वहां पे एक्सप्लोर कौन करता है जाकर? उसमें अगर जाके तुम एक्सप्लोर करेगा तो इतना बड़ा जगह है जहां पे कोई एग्जिस्टिंग कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो भैया गला कौन काटेगा? पूरा ब्लू कलर है। उस केस में हम नया डिमांड क्रिएट करने का कोशिश करेगा, कस्टमर को रियलाइज कराते हुए भाई तुम ये काम कर, तेरा फायदा होगा। वो बोले ये क्या होता है, हम तो पहली बार जीवन में सुन रहे हैं, जीवन में पहली बार मोबाइल आया, बोले हमको क्या जरूरत है? उसको बोला भाई इमरजेंसी भी हो सकता है, तुम रास्ते में आते जाते तो ये होना जरूरी है। पहले वो लैंडलाइन, वो तार वाला भी आदमी खुश था, और किसी को थोड़ा हेकड़ी मारना था बिना तार के, वायरलेस में खुश था, पर वो भी एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही जाता था। तो जीवन में पहली बार कभी भी कुछ आता है, वो जब आया वो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से आया। एक बार ब्लू ओशन में आ गया, फिर देखा देखी तो बाकी लोग आएंगे, तो इवेंचुअली वो रेड ओशन स्ट्रैटेजी बन जाएगा। तो रेड ओशन क्या है? सारा इंडस्ट्री जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है, पता ही है लोगों को इसके बारे में, इंडस्ट्री का बाउंड्री भी पता है। हर एक कंपनी अपने राइवल से आउट परफॉर्म करने का ट्राई करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर उसको मिले। कट थ्रोट कंपटीशन है, तभी तो सब कुछ लाल लाल है। जबकि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ठीक इसका उल्टा, वो इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई मार्केट स्पेस ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। लाइक ब्लू ओशन, ये वास्ट है, डीप है, पावरफुल है, बस एक्सप्लोर तो करके देखो। तो यहां पे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ग्रोथ का मौका मिलेगा, पर इसके लिए जेन्युइन वाला इनोवेशन करना पड़ता है, जेन्युइन वाला आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा भी कोई चीज लेके आते हैं जो कस्टमर के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो आज के दिन है ही नहीं। ये हो गया ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो एग्जाम में अगर मान लो ये डिफरेंस आए तो पहले से समझा दिया, बाद में डिफरेंस में वही सब बात लिखा। एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस है रेड में, यहां पे एक नया क्रिएट कर रहे हैं मार्केट स्पेस। यहां कंपटीशन को बीट करना है, या कंपटीशन इररिलेवेंट है। यहां पे एग्जिस्टिंग डिमांड है, यहां पे नया डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। यहां पे वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। कारण क्या? ऑलरेडी कंपटीशन चल रहा है, उन लोगों के कंपैरिजन में मुझे खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ब्रेक करो ये कंसेप्ट, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पे अलाइन करेंगे सारे का, हमारा कंपनी सारा का सारा एक्टिविटी को अलाइन करेगा जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, जबकि यहां पे अलाइन क्या करेगा? यहां पे तो एक नया खुद डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा। डन। दिस वाज अ नाइस इंटरेस्टिंग थ्योरी। अब बस दो थ्योरी और, एक प्रेज है और एक 6 सिग्मा है। जो 10वां नंबर है ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। 6C 4Ps क्या क्या है क्या नहीं, सब फालतू बात। अब अगला है डिस्क्राइब प्रेज। प्रेज कुछ भी करना है ऑब्जेक्टिव के क्वालिटी को इंप्रूव करना, मतलब पूरा चैप्टर में वही चल रहा है, क्वालिटी को ठीक करो, क्वालिटी को ठीक करो, खर्चा कम करो, क्वालिटी को ठीक करो। यहां पे 6 स्टेप में काम होगा, नाम खुद बता देगा। प्रेज, PRAISE, 6 अल्फाबेट है, 6 नाम है। पहला P फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आज के दिन क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर क्यों दुखी है, वो कॉम्पिटिटर के पास क्यों जाता है, क्यों कस्टमर खुश नहीं है, कॉम्पिटिटर के पास क्या एडवांटेज है, प्रॉब्लम क्या है। और ये जनरली कब किया जाएगा? जब एक कंपनी का थोड़ा डिग्रोथ होना स्टार्ट होता है, तब वो प्रेज में आता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो तब आया ना जब इस कंपनी में कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। अब एक बार प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स आया उसको रैंकिंग दो। कैसे रैंकिंग दे? अगर तुम वैल्यू निकाल पाओ, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा इतने का नुकसान, इस प्रॉब्लम को सही कर दे तो इतने का फायदा, वैल्यू निकाल पाओ तब तो बेस्ट है। अगर मेजर कर पाओ तब तो बेस्ट है, नहीं कर पाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट है असेस कर पाना। पर सिंस एक कंपनी के अंदर में फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, वो हर चीज का वैल्यू तो निकाल ही लेगा। तो पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करो, बाद में रैंकिंग दो। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम क्या, पहले उसको टारगेट करेंगे, पढ़ते थे ना क्रिटिकल पाथ, उसको कम करेंगे तो फायदा है। अगला क्या है? ए। अब एक बार रैंकिंग दे दी, उसके बाद एनालाइज करो कि प्रॉब्लम क्यों हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, वाई, व्हाट, व्हेन, ये सब जो नहीं था वो सबको जानने का कोशिश करो। क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, वाई, व्हाट, व्हाट माने क्या, हाउ मच, कितना,
इतना बाद में कर रहा है, पहले ही कर लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, अगला रैंकिंग दिए, अगर मान लो मेजर करना पॉसिबल है तो बेस्ट। अगला हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, व्हाई, व्हाट, हाउ मच, ज्ञान हो गया। अब अगला आता है आई, इनोवेट करो। प्रॉब्लम आया उसको ठीक करना है, उसके लिए आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। अब इनोवेशन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे जो भी हम एक नया चीज लेके आ रहा है उसको लाने से क्या चीज रोक लगा रहा है और क्या चीज उसको मतलब लाने का स्वागत कर रहा है। तो क्या चीज रोक लगा रहा है, पहले देखो, क्रिएटिव थिंकिंग से सोल्यूशन तो खोज लिए। क्या है जो इसको इंप्लीमेंट करने से रोक लगाता है, क्या है जो अवेलेबल इनेबलर मतलब जो इसको करने दे रहा है, अलाउ कर रहा है, कर सकता है। इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आगे करना क्या है। और कुछ भी हो लास्ट में भैया आदमी है जो ये काम करने वाला है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रैंकिंग, एनालिसिस, इनोवेशन। अब एस से आने वाला है सोल्यूशन, या सिलेक्शन क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन, अब एक और मैंने इनोवेशन कर लिया, देख लिया क्या चीज रोक लगा रहा है, क्या चीज के द्वारा हो पा रहा है, क्या कौन किसमें पब्लिक मतलब हमारे एम्प्लॉय साथ दे रहे हैं, जो हर एक क्राइटेरिया पूरा किया वही मेरा प्रेफर्ड सोल्यूशन है। एक और प्रेफर्ड सोल्यूशन आया, हम उसको इंप्लीमेंट कर देगा। इंप्लीमेंट करने के बाद देखेगा जो मेरा रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो पा रहा है नहीं। पर सोचो ना, कोई भी अगर नया चीज को लेके आए, आदमी तो गंवार, उसको आता क्या है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, भाई देख इस तरीके से काम होगा। इसी वजह से यहां पे ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार ही हो गया, लास्ट में इसे इवैल्यूएट करेंगे कि भाई जो मैंने टारगेट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, ये इनोवेशन इंप्लीमेंटेशन के बाद वो टारगेट अचीव हो रहा है ना। प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा ऑब्जेक्टिव को कंपेयर करते हुए। और अगर स्टिल अगर प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है, वापस चले जाओ स्टेप 1 में। मेन सही बताए, इसके अंदर में अंदर का पॉइंट कोई टेक्निकल नहीं है। मेन हेडिंग्स तुमको याद है ना, अंदर में सब में 2-2 लाइन लिखेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं अंदर का। देखा, अच्छा प्रेस तुमको पता है, काम हो गया। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, क्या बोलते हैं, एनालिसिस हो गया, इनोवेशन हो गया, सोल्यूशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। अब एक आखिरी शॉर्ट नोट आता है, 6 सिग्मा। ये सब बड़ा अच्छा कंसेप्ट है पर ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी रहता है। 6 सिग्मा। 6 सिग्मा मतलब हम अपने कोई भी प्रोसेस को इतना बढ़िया कर ले, इंप्रूव करते करते इतना अच्छा कर ले कि भैया जो डिफेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा भी ना, वो इतना कम रहेगा ना कि वो ना के बराबर है। सारा अच्छा बात ना जापान से निकला हुआ है, सारा कंसेप्ट जापान का दिया हुआ है। अब 6 सिग्मा के अंदर में बोला कि खाली 3.4 यूनिट डिफेक्ट निकलेगा आउट ऑफ 1 मिलियन, उसे कहते हैं 6 सिग्मा। यानी हम इतना जबरदस्त हाईली केपेबल प्रोसेस बना लिया कि जो आउटपुट आएगा ना उसके अंदर में डिफेक्ट ही नहीं रहेगा। बड़ा क्लासिक एग्जांपल आईफोन, हजारों आईफोन ले लो, तुमको गलती नहीं निकलेगा, सब ठीक चल रहा है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ठीक ही चले जा रहे, ठीक ही चले जा रहे जब तक तुम उससे बोर ना हो जाओ। तो वो लोग प्रॉपर 6 सिग्मा लगाया है वहां पे। इस हद तक अपने प्रोसेस को इतना बढ़िया कर लिया, इतना बढ़िया कर लिया कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए उन लोग को आफ्टर सेल सर्विस का खर्चा ही नहीं लगता, कि जो खर्चा करना वो लोग पहले करके बैठा हुआ है। कस्टमर कंप्लेंट का खर्चा ही नहीं लगता, वारंटी का खर्चा ही नहीं लगता, सारा का सारा खर्चा पहले हो चुका है। तो ये नंबर याद रखना, 6 सिग्मा के अंदर में 3.4 डिफेक्ट निकलता आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख फिनिश गुड बनाए, उसमें खाली कोई 3.4 खराब। 3.4 खराब आउट ऑफ 10 लाख, यानी पता है कितना सही निकलेगा, 9,99,99936। 10 लाख में से 3.4 और माइनस करें तो ये आता है। तो इसीलिए देखो मेरा 66। इसीलिए देखो अगले लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसका एक्यूरेसी क्या है, 99.99966% सही निकलेगा। ये नंबर यहीं से आया, कोई अलग नंबर नहीं बना। 3.4 खराब है आउट ऑफ 1 मिलियन, यानी कितना सही है, 99.99966% सही है। लिख दिए 6 सिग्मा। तू बोलेगा वाओ 6 सिग्मा हम लोग भी करें जीवन में, हम लोग भी करें। हाँ करो, करने में जान निकल जाएगा। 2 तरीका से होता है, एक DMAIC, एक DMADV। DMAIC, DMADV, और ये सारा मेरा नहीं, एडवर्ड डेमिंग का जो PDCA हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा था ना, एक PDCA आया था वर्ड, उसका है ये।
अब डीएमएआईसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ठीक करने का तरीका, डीएमएडीवी एक नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस बनाएंगे उसका है। सो दिस वन इज फॉर एग्जिस्टिंग एंड डीएमएडीवी इज फॉर न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस डिजाइन। नाम ही बताएगा डीएमएआईसी, डी से डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? मुझे क्या इंप्रूव करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? ताकि कस्टमर खुश रहे। कस्टमर इज द किंग। कस्टमर खुश रहे, मेरा एंटरप्राइज का गोल अचीव रहे। डिफाइन करो क्या इंप्रूव करना है। अगला है एम, मेजर करो आज के दिन क्या प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू तुम्हारा टारगेट क्या है। मेजर करो करेंट प्रोसेस और फ्यूचर में तुमको क्या चाहिए उसको कंपेयर करना है। नाम बता देगा, डिफाइन, अगला मेजर। अब अगला ए से आने वाला है एनालाइज करो कि किस प्रॉब्लम को ठीक करने से तुम्हारा दूसरे में इफेक्ट क्या हो जाएगा। रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है ना, किसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है उसको एनालाइज करो। डिफाइन कर लिए, मेजर कर लिए, एनालाइज कर लिए। आई से इंप्रूव करना है। अब इंप्रूव करेंगे प्रोसेस को, जो भी तरीका से इक्विपमेंट को, डिजाइन को चेंज करो या कोई भी इनोवेशन करना हो करो। एक और इंप्रूवमेंट हो गया, करके तो छोड़ दिया, पर देखना पड़ेगा सही हुआ कि नहीं। तो सी से कंट्रोल, कि इंश्योर करो कोई भी वेरिएंस जो पहले था वो करेक्ट हुआ या नहीं। ये सर एग्जाम में थ्योरी है, मजा आ जाए। 6 सिग्मा में पहले 3.34 का ज्ञान बांट दिए, 19.99966 का ज्ञान बांट दिए, डीएमएआईसी, डीएमएडीवी दोनों में 5 लाइन लिखे, मिल गया 7 में 6। ठीक, तो डीएमएआईसी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। अब डीएमएडीवी में डीएमए तक तो सेम चलेगा। यहां पे इंप्रूव करना था क्योंकि पुराना प्रोसेस था, कंट्रोल करना क्योंकि पुराने वाले से कंपेयर करेंगे। डीएमएडीवी में तो नया आने वाला है, तो डिजाइन करेंगे। डीएमएडीवी में डिजाइन करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे जो मैं सोचा वो हुआ कि नहीं। चलो डीएमएडीवी, यहां पे ना भूल से एक आई भी लग गया, डीएमएडीवी है, डीएमएडीवी सेम वही बात। डिफाइन करो, उधर में क्या डिफाइन करना था, कहां इंप्रूवमेंट चाहिए, यहां पे क्या डिफाइन करना है कि मेरा जो भी हम नया चीज बना रहे हैं उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, क्यों नया चीज बनने वाला है। अब अगला मेजर, उधर में मेजर क्या करना था, क्या मेरा टारगेट है, क्या हो रहा है, या तो कुछ हो ही नहीं रहा था, नया कुछ होने वाला है, तो क्या क्रिटिकल एलिमेंट है क्वालिटी का, कैपेबिलिटी का, कैपेसिटी का, उसको डिफाइन करो। अब अगला है एनालाइज। एनालाइज के अंदर में वही डिजाइन कैपेबिलिटी, ऊपर में भी सेम था, नीचे में भी सेम। अगला डी से डिजाइन करने वाले हैं डिटेल में, छोटा छोटा बात, डिजाइन, मैप, उसके बाद एक बार डिजाइन बना दिए उसको सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन एक चैप्टर हमारा है, सिमुलेट करेंगे कि यार गिवन द सर्कमस्टेंस अगर ये काम हो तो रिजल्ट क्या रहेगा। लास्ट में वेरीफाई करेंगे कि जो भी मैंने डिजाइन किया, जो पायलट रन हुआ, पायलट रन सिमुलेशन के द्वारा जो पायलट रन हुआ, उसको इंप्लीमेंट करने से मेरा टारगेट अचीव होगा ना। तो मेन इंपॉर्टेंट बात डीएमएआईसी, डीएमएडीवी। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए ना, तो अंदर का तुम वर्ड टू वर्ड तुमको याद रहेगा नहीं, पर जब लिखा ना डीएमएआईसी हेडिंग, डिफाइन में नीचे अंडरलाइन कर दिया, डिफाइन अंडरलाइन, ताकि उसका नजर वहां जाए। अगला मेजर अंडरलाइन, अंदर में कुछ भी लिखते चलो, ए एनालाइज पे अंडरलाइन, आई सी डीएमएडीवी। ठीक है, डन। ये था 6 सिग्मा। अब एक क्वेश्चन जो ऑब्वियसली एग्जाम में थ्योरी लिखने नहीं आ सकता, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, क्वालिटी को ठीक करने के लिए 6 C's और 4 P's होता है। तो एग्जाम में बोलेगा बताओ 6 C's में इसमें कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑनेस्टली कुछ समझाने का नहीं, तुमको वर्ड याद खुद को करना पड़ेगा। 6 C में आता है कमिटमेंट। अब कैसे याद किया जाए भगवान जाने, कमिटमेंट। अगला C फॉर कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। इनफैक्ट याद नहीं, क्योंकि तुमको 6 C लिखने नहीं बोलेगा, बोलेगा 6 C में कौन सा नहीं है। तुम 3 बार पढ़ लेगा ना इसको, तुमको याद रहेगा अच्छा ये सब नाम सुना हुआ है, तो जो चौथा नहीं सुना हुआ है उसी में टिक मारता है। और ये लोग तो कभी कभी ऐसा बेवकूफाना हरकत करता है, कौन सा 6 C's नहीं है, 3 तो C से देगा, 1 तो P से दे देगा। मतलब ऐसा भी लल्लूपंती लोग किया हुआ है, तब तो दिमाग भी नहीं लग रहा, जो P वाला उसको टिक मार दो। तो मेरा पहला कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट से आना चाहिए, हमें क्वालिटी को सही करना है। अगला कल्चर, कल्चर के लिए मेरे को
प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा ताकि हर एक जन समझ पाए कि क्वालिटी सही करना है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक दिन में कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होता है। काइजन, कोऑपरेशन, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हर एम्प्लॉय को इन्वॉल्व होना पड़ेगा तभी हो पाएगा। कस्टमर फोकस, एंड ऑब्जेक्टिव तो कस्टमर रहेगा, लास्ट में कंट्रोल, जो मैं सोचा वो हो रहा है, ये तुमको याद ही रखना है। कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। 4 P's, पीपल सब में रह गई, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्रिपरेशन। इसके अंदर बंदर का कहानी नहीं करना, मेन था बस खाली हेडिंग चलना। डन। एक और फटाफट बस 2 मिनट के अंदर में सब कुछ को रिपीट कर देता है। चलो, मेरा पहला फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन को करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हर जगह ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए, खर्चा मिनिमम कर दो। 7 फेजेस सुपर इंपॉर्टेंट, ओरिजिनेशन, प्रोजेक्ट जिसको आइडेंटिफाई करो, जहां पे काम करना है टीम बना लो। इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, मटेरियल, मैप, डिजाइन का। फंक्शनल एनालिसिस, छोटा से छोटा कंपोनेंट में देखो क्या क्या उसके अंदर में कॉस्ट लगेगा, क्या बेनिफिट होगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकालो। इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, नया आइडिया, नया जनरेशन करो। उसके बाद इवैल्यूएशन, जो सबसे ढंग वाला है उसको सिलेक्ट करो, पर देखो इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी है ना। चॉइस, बेस्ट वाले को सिलेक्ट करो, इंप्लीमेंट कर दिए, इंप्लीमेंट के बाद कंटिन्यूसली मॉनिटर करो ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आया के। मेरा अगला है लीन अकाउंटिंग, सिंपल बिजनेस लीन अकाउंटिंग। अब इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस, एलिमिनेट करना वेस्ट। टूल क्या रहेगा, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, करंट में क्या, फ्यूचर में क्या, काइजन, पीडीसी है। मेरा अगला प्रोसेस के अंदर में आने वाला 3, मैनेजमेंट कंट्रोल। अगला मेरा कॉस्टिंग वाला, अगला मेरा वेंडर कस्टमर का। मैनेजमेंट खाली ज्ञान बांटेगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट लिंकेज, परफॉर्मेंस बोर्ड बना दिया, चेक बुक्स बना दिया, ये बॉक्स कोड। कॉस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू स्ट्रीम कॉस्टिंग, वैल्यू स्ट्रीम इनकम स्टेटमेंट, और लास्ट वाले में टारगेट कॉस्टिंग। तीसरा वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को वो सिंपल इंग्लिश होना चाहिए। अगला प्लानिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लानिंग एंड बजटिंग हो गया। इंपैक्ट क्या आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट इन पीपल। बजटिंग के अंदर में 2 है, एक हॉशिन का थ्योरी आ गया कि एवरी लेवल पे करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट। अगला एसओपीएफ, सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस, प्लानिंग, एसओएफपी। अगला इंपैक्ट, जो ऊपर में ऑलरेडी पढ़े थे वो सब वापस नीचे में डाल दिए, करंट वाला होना चाहिए, बॉक्स कोड होना चाहिए, सब कुछ। कैपिटल प्लानिंग, कैपिटल प्लानिंग के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, पीपीपी, 3 P's का आ गया, प्रोडक्शन, प्रोसेस। इन्वेस्ट इन पीपल, भैया आदमी में पैसा लगाओ, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होना चाहिए, शेयरिंग दे दो प्रॉफिट में, तब तो बचोगे। लास्ट में स्ट्रेंथ करो, इंटरनल कंट्रोल। मेरा तीसरा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, पहला प्रिवेंशन, यहां पे सारा क्वालिटी आ गया। मेरा अगला है क्या बोलते हैं, अप्रेजल, जहां सारा टेस्टिंग आ गया, इंस्पेक्शन आ गया। अगला इंटरनल कंट्रोल फेलियर, स्क्रैप आ गया, वेस्टेज आ गया, स्पॉइलेज आ गया, रीवर्क आ गया, रीटेस्टिंग, ये सब आ गया। लास्ट में एक्सटर्नल फेलियर, कस्टमर का कंप्लेन, वारंटी आ गया, सेल्स लॉस आ गया, और कंप्लेंट डिपार्टमेंट बना के बैठा हुआ है, ये सब फालतू चीज आ गया। मेरा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड जो है उसी को अचीव करना है, कॉस्ट रिडक्शन में उसी को चैलेंज करना है। प्रिवेंटिव, करेक्टिव, एक पास्ट का है, एक प्रेजेंट फ्यूचर का है। जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव करो, यहां पे टारगेट की स्टैंडर्ड को चेंज करने का रखो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट वर्ड, रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन, इंपॉर्टेंट बात। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट चाहिए क्रिटिकल चीज में, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड में। अब अंदर का कहानी थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत भूल जाना। मेरा अगला इंपॉर्टेंट बात, पोर्टर का वैल्यू चेन, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में 5 चीज, इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस। मेरा सपोर्ट के अंदर में परचेसिंग हो गया, एचआर हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मेरा अगला वैल्यू इनोवेशन, शुरू का कहानी सब में सेम, इंप्रूव कर दो, खर्चा कम करो, क्वालिटी खराब नहीं हो चाहिए, खर्चा कम करो, तो खर्चा कम करो पर सब अच्छा कर दो। रेड ओशन, ब्लू ओशन, रेड ओशन ऑलरेडी डिफाइंड इंडस्ट्री है, हम एक एंट्रेंट बनकर आए हैं, मार्केट स्पेस डिफाइन किया हुआ है, उसी में मुझे अपना शेयर खोजना है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, लाल लाल। जबकि ब्लू ओशन के अंदर में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तुमको नए सिरे से एंटर करना है, नए सिरे से इनोवेट करना है, कस्टमर को रियलाइज कराना तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। प्रेज, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मेरा अगला रैंकिंग देंगे, अगला एनालिसिस करेंगे, अगला इनोवेशन करेंगे, अगला सोल्यूशन, और इसे इवैल्यूएशन।
चलो डन। लास्ट में 6 सिग्मा खाली 3.4 खराब होगा आउट ऑफ 1 मिलियन। 99.99966% ऑफ आउटपुट एकदम सही रहेगा। अब इसके लिए दो तरीका, डीएम एआईसी, डीएम एडीवी, एग्जिस्टिंग के लिए डीएम एआईसी और नए वाले के लिए डीएम एडीवी। क्या बनेगा? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। ठीक, 6C4P तुम लोग को याद रखना है। कमिटमेंट, कल्चर, ये सब याद खुद कर देना है। चलो डन, चलो डन। तो हम उम्मीद करते हैं अब ये वाला कर लेने के बाद तुम लोग आराम से वो जो ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन है पूरी अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि ये हालांकि एग्जाम में पहला 3 ही क्वेश्चन से आना है, पर और भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर का हम लोगों ने सब कवर कर लिया। चलो डन। इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय।